जाहिर सी बात है, इनकी सीटें भी पूर्वांचल में बढ़ी हैं। और आपने देखा होगा जो भाजपा की सीटें कम हुई थी 2022 विधानसभा चुनाव में, वो हमारे साथ हम जब सपा के साथ गए उसके बाद कम हुई। दूसरा, उन्होंने कहा था कि नौकरियां, मैं आपको एक स्पष्ट चीज बताता हूं। मेरे पास एक आंकड़ा रखा है। अनिल यादव, अनीता यादव और रामवीर सिंह यादव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग अध्यक्ष और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अध्यक्ष, ये तीनों एक ही जाति से हैं और ये तीनों एक ही जाति को नौकरियों में भरने का काम कर रहे थे। इस वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के कहने पर तीनों को हटाया गया। ठीक है, ठीक है। 2013 में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का 13 सितंबर या अक्टूबर को एक आदेश आया था कि एक ही जाति से जब कांस्टेबल भर्ती चल रही थी, एक ही जाति को जब आरक्षण का लाभ मिल चुका है, आप उसे एक विशेष जाति को बाहर कर दीजिए। अब वो मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे कौन सी एक विशेष जाति से भरा जा रहा था पूरे उत्तर प्रदेश की नौकरियों को। बिल्कुल बिल्कुल, आपको वोटों से पता चल रहा है कि वोट अगर ओबीसी ने इनको क्यों नहीं दिया। ठीक है, तारिक खान रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, आलोक जी हमारे साथ जुड़ने स्क्रीन पर। तारिक खान जल्दी से तारिक खान, कोई फायदा नहीं पहुंचा। तारिक खान जल्दी से। मैं कह रहा हूं आपकी समस्या यह है ना कि यादव भर दिए जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आप जातिगत जनगणना की मांग जब मोदी साहब से मिलने गए थे, आप और आपके बेटे परिवारवाद करने, तो वहां कान में क्यों नहीं कह आए थे? क्यों नहीं कह आए थे कि जातिगत जनगणना कर दीजिए? हम यही तो स्पष्ट कराना चाहते हैं कि स्थिति साफ हो जाए कि कौन कितना है, उसको उस हिसाब से दे दीजिए आरक्षण। देखिए, हमको भाजपा तो ये कहती है कि भाई आप लोग जब सत्ता में थे जातिगत जनगणना की बात आप लोग क्यों नहीं करते थे? ठीक है, मैं आता हूँ आलोक वर्मा साहब, आता हूँ वर्षी साहब, जयेंद्र जी मैं आता हूँ, तारिक खान साहब मैं आता हूँ। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़े हुए हैं, उनका मैं उनसे बातचीत नहीं कर पाया हूँ। आलोक वर्मा साहब, ओबीसी को जोड़ने की हम बात कर रहे हैं, तो ओबीसी उत्तर प्रदेश में दरअसल है किसके साथ? ओबीसी दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले 4 चुनावों को देखें तो बीजेपी के साथ दिखाई पड़ता है, लेकिन क्या इस बार भी उसे इंटैक्ट रखने की आप लोग रणनीति बना रहे हैं और वो इंटैक्ट रहेगा क्या? देखिए, साफ सीधी बात है कि 21वीं सदी की दुनिया है और जात जमात की सियासत अब उत्तर प्रदेश और भारत में नहीं चलती। अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका भरोसा लेकर के जो पार्टी आगे बढ़ती है, मुझे लगता है कि पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें स्पेशल तौर पे, तो आपने इतिहास देखा होगा कि लगातार अगर हम जीत रहे हैं 2014 से उत्तर प्रदेश में, तो सभी जातियों ने हमको हमारा साथ दिया है, सभी जातियों ने हमको वोट दिया है। उसमें ओबीसी भी थे, उसमें एससी भी थे, उसमें अगड़ा वर्ग भी था और उसमें वो भी था जो अल्पसंख्यक वर्ग जो कहते हैं ये हमारे समाजवादी पार्टी के साथ कि माई वोट बैंक, यम को जोड़ेंगे, वाई को जोड़ेंगे, कोई दूसरा वोट बैंक जोड़ेंगे और जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन तस्वीर देखी ना आपने, लगातार सबको जोड़ के इन्होंने देख लिया। 2017 में क्या किया था इन्होंने? कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास किया था। 2019 में समाजवादी पार्टी बसपा के साथ आई तो क्या समीकरण लगाया? मुसलमान साथ आ जाएंगे, दलित भी साथ आ जाएंगे, पिछड़े भी साथ आ जाएंगे, यादव तो हमारे साथ पहले से ही है। नतीजा क्या निकला आपने अच्छी तरीके से देखा। 2022 का भी अब देख लीजिए, बहुत दूर नहीं है। 2022 का भी समीकरण उन्होंने इसी तरह का बैठाने की कोशिश की। बहुत सारे दल जिनको लेकर के आए थे आज वो हमारे साथ खड़े हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले आए हैं। जो लोग हमको छोड़ के गए थे वो हमारे पास वापस आए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि देश का मानस चेंज हुआ है। अब देश कैसे आगे बढ़ेगा इस चिंता में उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति लगा हुआ है। तो मुझे लगता है जाति जमात की सियासत का दौर कहीं पीछे छूट गया। 4 बार इन्होंने देख लिया ना, बार बार जनसंख्या करना। अरे भाई, 4 बार आपकी सरकार थी ना, आप तो सन्नाटा मारे बैठे थे। आज आपको याद आ गया कि जनसंख्या जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस को भी याद आ गया, समाजवादी पार्टी भी याद कर रही है, दूसरे दल भी याद कर रहे हैं। जब आपकी सरकारें थी आप कहां सोए बैठे थे? और उसके बाद जब आपने पिछड़ों के नाम पर सत्ता हासिल की तो किसका भला किया आपने? कौन नहीं जानता उत्तर प्रदेश में क्या होता था, किस तरीके की तस्वीरें थी, कि सरकारी नौकरियों में कौन लोग थे, थानों में कौन लोग थे, पूरी सत्ता में कौन लोग थे। नहीं आलोक जी, अब तो वो कह रहे हैं कि भाई आप ओबीसी का जो हक मार लेते हैं, शिक्षक भर्ती होती है तो वहां पर भी ओबीसी को वो हक नहीं मिलता है जिसके वो हकदार हैं आबादी का अनुपातिक। या उनके कहने पे मत जाइए। एक शेर है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। तो उनको कहने दीजिए, वो बहुत लगातार कह रहे 2014 से ऐसे ही बातें कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, किस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया है, आम लोगों को आगे बढ़ाया है, नवयुवकों को आगे बढ़ाया है, नौजवानों को रोजगार मिला है, नौकरी मिली है। पहले नौकरियां कहां होती थी? पहले तो आपने गढ़ बना रखा था, लूटने का गढ़ बना रखा था।
आप पूरे बुंदेलखंड ठीक है, आलोक जी मैं लौटता हूं और आपके मंत्री कारोबार करते थे। ठीक है, गौरव जी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव साहब, ये सोशल इंजीनियरिंग क्या बीएसपी के साथ है? क्योंकि जो वोट प्रतिशत आपको कुछ चुनावों में मिल रहा है, हाल के विधानसभा चुनाव में भी मिला, ऐसा लग नहीं रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग के दम पर जो मायावती मुख्यमंत्री बनी थी वो सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से आपके साथ वोट जो है जुड़ा हुआ है? इसके पीछे की वजह आप लोग क्या मंथन करते हैं? कुंदन जी देखिए, अगर ओबीसी की बात होती है, ओबीसी राजनीति की बात होती है, हमको थोड़ा पीछे जाके देखना पड़ेगा। आज बहुत सारे दल ओबीसी के ऊपर क्लेम कर रहे हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन एक घटना हुई थी, बहुत बड़ी घटना थी भारतीय राजनीति के इतिहास से और ओबीसी समाज की राजनीति के इतिहास से 1990 में, जब उस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट टेबल की थी संसद में, जिसका विरोध उस समय भारतीय जनता पार्टी ने ये कहते हुए किया था कि मैं राम मंदिर का एक मुद्दा उठाया और मंडल कमीशन का जो मुद्दा टेबल की गई थी रिपोर्ट, उसको दबाने का काम किया और सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी हित चिंतक है, उस समय की घटना के बारे में ये क्या कहना चाहेंगे? मान्यवर कांशीराम जी ने उस समय भी माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का इस मामले में सहयोग किया था। दूसरा, आज जो ओबीसी की एक पीढ़ी गुजर चुकी है 1990 से लेके आज 2023 हो चुका है, 2023 में एक पीढ़ी गुजर चुकी है। जो नई पीढ़ी है उसको भारतीय जनता पार्टी किए गए कार्य या कांग्रेस ने जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट इतने दिनों तक दबा के रखी थी, उनके किए हुए कार्यों को आज वो ओबीसी वर्ग भूल चुका है। इसलिए आज इनके साथ है। जिस दिन ओबीसी वर्ग जानेगा, जिस दिन ओबीसी वर्ग जागेगा, इन लोगों को करारा जवाब देगा। नहीं गौरव साहब, लेकिन ये 3 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आप भी कह रहे हैं कि एक पीढ़ी जो है वो गुजर चुकी है, दूसरी पीढ़ी को कम से कम अभी जो मौजूदा सरकार किस तरीके से काम कर रही है वो याद होगी उस पीढ़ी को ना। तो अभी मौजूदा पीढ़ी के लिए आप लोगों की पार्टी क्या कर रही है, आप लोगों की सरकार ने 2007 से 12 तक क्या सरकार में किया गया, वो तो जरूर याद होगा इस पीढ़ी को भी। नहीं कुंदन जी, जो लोग कांग्रेस में नीति निर्धारक थे वही आज भाजपा में नीति निर्धारक है। इसलिए ओबीसी वर्ग को इस बात में सचेत होना चाहिए कि आज उनको बरगला के अपने साथ तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन उनका हित कहीं नहीं है। पिछले 10 वर्षों में ओबीसी वर्ग के लिए क्या योजना आई है, कोई एक सरकारी योजना नहीं बता सकती, ना दलितों के लिए बता सकती है। लेकिन ये लोग केवल प्रचार करने में बहुत आगे हैं, प्रचार में लोग फंस रहे हैं। अब मैं यही कह रहा हूं, जिस दिन ये ओबीसी वर्ग की पीढ़ी जिस दिन जाग जाएगी, भाजपा का आता पता नहीं होगा, कांग्रेस का आता पता नहीं होगा। देश में बहुजन समाज पार्टी हमेशा से चाहे वो गरीब वर्ग हो, सवर्ण का, चाहे वो कोई भी हो, हमेशा से सब जन की बात करती रही है। ठीक है, मैं आता हूं। तारिक खान साहब, छोटा सा जवाब, यादवों के अलावा कौन सा ओबीसी है जो आपके साथ इंटैक्ट है, वो इंटैक्ट हो सकता है और उसका प्रतिनिधित्व कौन कर सकता है? ठीक है जैनेंद्र साहब, मैं आऊंगा ब्रेक के बाद, लेकिन छोटा जवाब तारिक खान। इसका जवाब यही है, इसका जवाब यही है कि ये तो सुभाषपा हमेशा कहा करते हैं कि हमारा सारा वोट, हम तो ये भी कह देंगे कि हमारी पार्टी का गठन भी आप ही की वजह से हुआ था। यही बात हमेशा किया करते हैं। दूसरी बात, बीएसपी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, ये बता दें कि 2005 में मुलायम सिंह यादव साहब ने जब 17 जातियों का समायोजन का एससी में आदेश दिया, उसको मायावती जी ने वापस लिया अपने कार्यकाल में। ऐसा क्यों किया गया था? और मोदी सरकार अभी की, क्योंकि ये केंद्र सरकार के भी जुरिडिक्शन में आता है, वहां उसका एडिशन करना पड़ेगा, उस पे मुंह पे ताला क्यों लगाए हुए? ये सिर्फ ओबीसी का वोट लेना चाहते हैं। और हमारे साथ कितना ओबीसी है इसका पैमाना आपको आने वाले लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा। क्रॉस द लाइन। हम इसीलिए जातिगत जनगणना बार बार इसलिए कहते हैं कि ये देश को भविष्य को लेकर के राजनीतिक दल तो दावे करते रहते हैं, आखिरी पायदान, लेकिन भूतकाल में जो ओबीसी वोटर आपके साथ था या नहीं था वो आंकड़े बताते हैं। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। 2024 में आर पार होगा और 2024 में ओबीसी किसके साथ जाएगा ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओबीसी जिसके साथ चला गया उसके लिए उत्तर प्रदेश या फिर पूरे देश की बात करें तो वहां पर जीत लगभग पक्की मानी जाती है। इस पर चर्चा जारी है। तमाम पार्टियों के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं।